नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, जिससे अंतस स्वयं सुगंधित, वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है, तुम्हीं समर्पित हे शिव जी, मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है, मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आइए और हमारे बुरे भावों में समा जाइए, हमारी कलम की नोक पर रहिए, हमारी जीवा में बसिए, हमारे जहन में बसिए। हम जो भी कहें, हम वो भी लिखें, हम जो भी बोले, वो देश हित में हो, लोक हित में हो, समाज हित में हो, दिलों से निकले और दिलों तक पहुंचे। जो बात हम अपनी कहना चाहें, जहां तक पहुंचाना चाहें, वो आपके जरिए वहां तक पहुंचे। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ हम जुड़ते हैं आज के इस प्रोग्राम। हमारे बीच में है आदरणीय आलोक पुराणिक जी। अभी हाल ही में आपसे मेरी बातचीत हुई थी, लेकिन वो मंच अलग था, वहाँ के दर्शक अलग थे, वहाँ की संस्थापिका अलग थी, सब अलग था। तो यहाँ सुनने वाले भी बिल्कुल नए हैं। कुछ एक लोग कॉमन हो सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी होंगे। तो हम कुछ पुरानी बातें करेंगे और कुछ नहीं। सबसे पहले इस पथगामिनी मंच का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मंजुला जी का शुक्रिया करती हूँ कि जो ये खूबसूरत सा मौका मुझे फराहम कराती हैं कि मैं आप जैसे लोगों से बातचीत कर सकती हूँ, आपके साथ रह सकती हूँ। इसी जरिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है और बहुत सी बातें मैं दर्शकों तक पहुंचा पाती हूँ। सबसे पहली बात तो जो मैं आपके नाम के साथ लिखी हुई देख रही हूँ, सोचा कुछ और था, लेकिन यही बात मेरे जहन में आने लगी है कि आलोक पुरानी खुद को व्यंगकार मानते हैं। तो इसे क्या कहेंगे आप? ये जी, आत्मबोधना है, या आत्मविश्वास है, या आत्मसम्मान है, ये क्या है? मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं कि साहित्य की या क्रिएटिविटी की दुनिया में आपको इस तरह के बयान बहुत मिलते हैं कि साहब मैं तो उसे कभी मानता ही नहीं, या मैं तो उसे हुँ, शायर मानता ही नहीं। तो हर एक का यस, कहने का यस। हक है। हर एक का कहने का हक है कि आलोक पुराणिक को मैं व्यंगकार मानता नहीं, तो मैं पहले ही सेफ कहता हूँ कि भैया मैं खुद को मानता हूँ, बाकी आप माने ना माने आपका आपका हेडेक है। मैं खुद को खुद को मतलब मुझे खुद इस बात ने इतना मुतासिर किया ना कि कई बार मैं अपने भाई से बात करती हूँ जो डॉक्टर है, तो अपने बारे में बताने लगती हूँ तो वो बोलता है, दीदी बस ना ज्यादा तारीफ मत किया करो, अपने आप ना आत्ममुग्धा लगती हो। मैंने कहा देखो तुम मेरे फील्ड में ही हो, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, तो मैं कहीं से आके बताऊं किसको कि मेरे साथ ये हुआ, आज ऐसा हुआ, ये हादसा, ये सुखद एहसास मुझे हुआ। तो ये पढ़ के मुझे बहुत आनंद आया है। हाँ, तो तो ये सेफ है कि हम तो खुद मानते हैं भैया, बाकी किसी मनवाने के चक्कर में नहीं। आपकी मर्जी हो मान लो, नहीं मर्जी हो मान लो, हम खुद को मान लेते हैं। नहीं, इसमें सीरियस बात भी बहुत है कि अगर हम खुद को नहीं खुद कुछ मानेंगे तो सामने वाला तो पहले ही तैयार बैठा है इस बात के लिए कि वो हमें कुछ ना माने। मैं कुछ ऐसा मानती हूँ। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इसकी हकीकत के बारे में? देखिए क्योंकि दुनिया इसमें तो तैयार हाँ रहती है। हाँ बिल्कुल नहीं, आप सही कह रही हैं। क्रिएटिव वो के काम में आप भी क्रिएटिव व्यक्ति हैं, क्रिएटिव के धंधों में हैं। दरअसल ऐसा कई बार लगता है सोनम जी, सालों साल काम करते रहिए, 15 साल, 20 साल, 30 साल लगभग मुझे भी व्यंग लिखते हो गए, लेकिन रोज मैं सुबह उठता हूँ और लगता है कि यार अभी तो बहुत कुछ काम बाकी है। अभी तो आज वो 5 किताब वो पढ़नी है और उस विषय पे ऐसे सोचना है, उस विषय को ऐसे देखना है। जी, तो क्रिएटिव जर्नी में ना जैसे कम से कम मुझे कोई ये भाव नहीं आता कि मैं वरिष्ठ हो गया या मुझे कोई बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो गया। मुझे लगता है भैया कि अभी बस रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते के मजे ले रहे हैं। और इस चक्कर में है कि वो 10 साल 20-30 साल हो गए, तो उसमें समय का प्रोसेस है, तो जो लगाया वो 20-30 साल लगा लेगा। लेकिन इस काम में रोज इतना नयापन है, रोज इतनी चुनौती है, रोज इतना फ्रेश है कि लगता है कि बस मामला चल रहा है। तो इसलिए आप एक चीज और नोट करेंगी कि एक लेवल आता है क्रिएटिव राइटिंग में कि आप मुझे जी, कुछ माने या ना माने, मैं अपने आप को क्या मानता हूँ। और आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, आप जानती हैं कि जब आप कुछ बहुत अच्छा रचना कर लेते हैं तो पहला सुकून आपको मिलता है कि यार रचना बढ़िया हो गई है ना। अब जी, उसके जी, बाद वो कहाँ छपे, क्या शायरी पे क्या दाद मिले, कितने पैसे मिले, कितने लिफाफा मिले, वो बहुत बात की बात है। लेकिन पहला जो संतोष होता है
हम लोग उसके लिए काम करते हैं। तो वो सारी कहानी है। बाकी तो आप उसमें दांत ले लें, लिफाफे ले लें, पैसे ले लें, तो हम सब लोग बेसिकली उस धंधे का लोग हैं कि अपना क्रिएटिविटी में मस्त रहिए। और 20 साल लगा लीजिए, 30 साल लगा लीजिए, 40 साल लगा लीजिए, लेकिन लगता रोज ये है कि यार अभी तो बस रास्ते में ही है, अभी तो कहीं पहुंचे नहीं है। ये कुल कहानी ये है। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। ये भी एक सीखने लायक बात है कि हम अभी रास्ते में हैं। अगर हमने ये सोच लिया कि हम पूर्ण हो गए या हमें मंजिल मिल गई, तो शायद हम चलना बंद कर देंगे, हम रुक जाएंगे, और तब वो हमारे साहित्य की मौत होगी, वो हमारे साहित्य का अंत होगा। ऐसा हम भी मानते हैं, और आप बड़े लोग भी ऐसा ही मानते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लगातार रचना। आपकी बात में से ही एक बात और दिमाग में आती है कि हमारी रचना कहाँ छप रही है, या हमें इसके बदले क्या मिल रहा है। ये बात की बात है, आपने कहा। लेकिन आज का कुछ समय ऐसा है कि हमारी रचना कहाँ छपनी है, हमें वो एक होमवर्क सा मिलता है, उसको सोचकर जब लिखने लगे हैं आज के लोग, या हमें वहां जाकर ये पढ़ना है और उसके बदले इतना लिफाफा हमें मिलना है, तो इसीलिए हमें इसी तरह की रचना को वहां रात भर रचना है। और क्योंकि सुबह इसकी वहां डिमांड है, उसे वहां जाकर पढ़ना है, और उसके बदले इतना लिफाफा हमें लेना है। तो इन दोनों तरह की जो रचनाएं राइटिंग्स है, इनमें आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस रहता होगा? देखिए, आप किसी भी फील्ड के किसी भी व्यक्ति को उठा के देखें, तुलसीदास जी ने बड़ी बड़ी पुस्तक आकार की 11 कृतियां रची हैं, है ना। हम तक नाम आता है खाली रामचरितमानस का, है ना। जी मिर्जा गालिब के बहुत कुछ शेर हैं, बहुत लिखा है, लेकिन बशीर बद्र साहब का मैं एक बार उनके बारे में पढ़ा था कि 72 शेर कुल उनके ऐसे हैं मिर्जा साहब के, जो हम तक पहुंचते हैं। जी अभी हम लोग दिल्ली में काम करते हैं, हेरिटेज लिटरेचर वॉक करते हैं, ऐतिहासिक जगह पे लोगों को लेकर जाते हैं, लिटरेचर सुनाते हैं। मिर्जा गालिब के बारे में हम चांदनी चौक की अपनी लिटरेचर वॉक में बताते हैं। तो वहां मैं रिसर्च कर रहा था गालिब पे, तो मुझे पता लगा सोनम जी, गालिब के वक्त करीब 500 से ज्यादा शायर शेर कह रहे थे, और जी जी कई शायर उस वक्त गालिब से ज्यादा पॉपुलर थे, जी और गालिब से ज्यादा बड़ा लिफाफा उनका मिलता था। उनके कॉन्टेम्पररी थे ज़ौक़। ज़ौक़ साहब बहुत बड़े शायर थे। ज़ौक़ साहब बहुत बड़े शायर थे। ज़ौक़ साहब बहादुर शाह जफर के दरबार में बहुत ऊपर की पोजीशन पे थे। गालिब साहब फकीर टाइप के आदमी थे, लेकिन जी समय की छलनी, यानी आप समझिए गालिब साहब 1869 में गए, तो 150 साल गालिब को जाए हुए हो गया। ज़ौक़ साहब उनसे थोड़ा पहले चले गए थे। समय की छलनी के बाहर गालिब हम तक पहुंचते हैं, ज़ौक़ उनके मुकाबले थोड़ा कम पहुंचते हैं। और वो 500 शायर जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, वो तो सिर्फ उन तक वही पहुंच पाएगा जो रिसर्च कर रहा होगा उस दौर के। मैं आपसे कहना क्या जी चाह रहा जी हूँ, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि हम 50 काम करते हैं, 50 तरह से करते हैं, लेकिन समय की छलनी के पार कंटेंट जाता है। कंटेंट में कितना दम है ये जाता है। सोनम जी कितने आयोजकों को जानती हैं, सोनम जी कितने अखबार के मालिकों को जानती हैं, आलोक पुराणे कितने संपादकों को जानते हैं, ठीक है। राइट 50 साल 100 साल बाद आज का वक्त देखा जाएगा भाई कि उस वक्त जो लोग लिख रहे थे, तो गालिब 150 साल बाद हमारे सामने खड़े हैं अपने शेरों के साथ, तो गालिब के काम में दम है ना, कंटेंट में दम है ना। राइट जी और कंटेंट में भी हर कंटेंट में दम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक राइटर होता है, 50 तरह के प्रेशर में काम करता है। भाई सोनम जी का कॉल आ गया, भाई कल सावन के गीत लिखने हैं, कि परसों दिवाली का गीत लिखना है, कि हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है। तब सोनम जी को पता है भाई सर्किल में जाना है, मना नहीं कर सकती, सोनम जी ने लिख लिया। लेकिन सोनम जी 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 अगर जी अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, तो सोनम जी लिखते वक्त भी जानते हैं कि मैंने लिखा क्या है ये। और जी जी सोनम जी को ये पता है कि भाई इसको भले ही तालियां ज्यादा मिल जाए, इसका एप्रिसिएशन ज्यादा मिल जाए, इस पे लिफाफा मोटा मिल जाए, लेकिन हर राइटर को जैसे होता है ना, हर माँ को ये पता होता है 3 बच्चों में कि हर बच्चे का रंग ढंग क्या है। एक है बच्चा जो बहुत क्लैपिंग लेके आ रहा है क्लास से, और एक बच्चा बहुत इंट्रोवर्ट है लेकिन बहुत पढ़ाई कर रहा है, तो माँ को पता होती है यार ये बच्चा अलग तरह का बच्चा है, ये बच्चा अलग तरह का बच्चा है। तो हर रचनाकार को अपनी रचनाओं का अंदाजा होता है। अब अपनी ये रचना होता की। दरअसल क्या है, हाँ आपको होता दरअसल क्या है कि वो ट्रेजेडी कई बार क्या होती है, हमें लगती है कि यार ये रचना तो बहुत अच्छी है,
अब पब्लिक ने उसको उतना पसंद नहीं किया। मेरा नाम जोकर बहुत शानदार फिल्म बनाई थी राज कपूर ने अपने लिहाज से, पब्लिक ने उसे वैसा पसंद नहीं किया। फिर बनाई नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम, वो सुपर डुपर हिट हो गई। लेकिन वो सत्यम शिवम सुंदरम डेफिनेटली राज कपूर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक तो फिल्म नहीं है। तो जनता क्या पसंद करती है वो एक अलग कहानी है, अलग। और हम अपने हिसाब से क्या बेस्ट देते हैं वो अलग कहानी है। और समय की छलनी के बाद 100 साल बाद 200 साल बाद कोई चीज चली जाए, पहुंच जाए, तो समझिए कुछ चर्चा। बाकी तो फिर सब यही है कि हम सब रेड़ी लगा रहे हैं, सुबह आलू बेचे, शाम को रेड़ी आलू बेच मार के खड़ी कर दी, टाटा बाय बाय, कल फिर दोबारा आलू बेचेंगे, तो कुल कहानी ये बन जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो एक प्रोफेशनल सा काम फिर रह जाएगा, वो एक अलग बात है। और समय की छलनी से छल के जो बच जाएगा वो असली साहित्य है, जो दिलों पर राज करेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत से लोग हमारे बीच में जुड़े हैं, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मंजुला श्रीवास्तव जी लगातार जुड़ी हैं, जयप्रकाश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं पिलकेंद्र अरोड़ा जी, आपका स्वागत कर रहे हैं। पिलकेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पिलकेंद्र जी मुझे तो पिलकेंद्र जी ब्रह्मांड के हर ऑनलाइन सम्मेलन में होते हैं। पिलकेंद्र जी भूत है, एक साथ 4 ऑनलाइन सम्मेलन में भी हो सकते हैं पिलकेंद्र जी। पिलकेंद्र जी देख लीजिए, आपके लिए क्या कहा जा रहा है कि एक समय में आप 4 ऑनलाइन सम्मेलन में हो सकते हैं, और सोनम जी शायद एक टाइम में 4 ऑफलाइन सम्मेलन में भी हो सकती हैं। तो ऐसा पिलकेंद्र जी कह देते हैं मुझे। तो इसलिए मैंने बोला, पिलकेंद्र जी कह रहे हैं क्लास और मास दोनों बातों में डिफरेंस है। बिल्कुल ठीक कहा आपने पिलकेंद्र जी। और पिलकेंद्र जी के जो कमेंट्स है, टिप्पणियां होती हैं, वो भी कई बार तो ऐसा लगता है कि इन्हीं के ऊपर एक पुस्तक बना दी जाए, इतनी संग्रहणीय इनकी टिप्पणियां होती हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये बहुत ध्यान से हर किसी की रचना को पढ़ते हैं, तो तभी या वहां से ऊपर ये कुछ लिख पाते हैं। विकेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। यही से बात उठती है फिर कि आप भी फेसबुक और ट्विटर पर बहुत सक्रिय है। तो फेसबुक और ट्विटर पर, यानी ये जो हमारे पास एक नया ऑनलाइन का मसला आया है इस कोविड काल में, तो आपको क्या लगता है ये हमारे लिए कितना अच्छा है या कितना बुरा है? फेसबुक और ट्विटर पर सक्रिय होना, एक देखिए जब एक दोनों नाम हो जाता है, जैसे मैं मानती हूँ कि एक बड़ा नाम हो गया, उसके लिए ये अच्छा है, उसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए इसके 2 डायमेंशन हैं। एक तो फेसबुक का या ट्विटर का एक बड़ा फायदा ये है कि मठाधीशी ध्वस्त हो गई है। यानी कि मठाधीश से राइट। मतलब ये कि पहले पत्रिका है तो मैं अपना उनको भेजूंगा, तो फिर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, तो फिर वो छापेंगे। अगर मैं उनके झोला नहीं उठाता तो मेरा नहीं छापेंगे, मैं उनका चमचा नहीं हूं तो मेरा नहीं उठाते, मैं उनके ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं करा तो नहीं उठाते। तो वो मठाधीश अपने उन कथाकारों को, व्यंगकारों को, रचनाकारों को नहीं छापेगा जो उनके घर में पानी नहीं भरते। फेसबुक ट्विटर ने कहा कि ऐसे मठाधीश का कोई मतलब नहीं है, छापो अपने मन से, आप लगा के करो, अगर आपके कंटेंट में दम होगा तो पहुंच जाएगा। तो फेसबुक ने एक तरह से मठाधीशी ध्वस्त की है, और रचनाकार अपने मन से जो चाहे छाप सकता है। तो एक तरह से क्रिएटिविटी का, पब्लिकेशन का लोकतांत्रिकरण फेसबुक ट्विटर ने किया है कि अभी मन में आया तो हाथ क्या छाप दो। लेकिन खतरा भी यहीं से शुरू होता है। खतरा यहाँ से शुरू क्या होता है? अभी मेरे मन में कोई बात आई, मैंने छाप दिया उसको, बिना किसी व्यक्ति से कंसल्ट किए हुए, सीनियर को दिखाए हुए कि भाई इसमें कितना दम है। कोई सीनियर होता है, वो एडिटर होता है, वो भले मठाधीश होता है, उसके पास थोड़ी सी दृष्टि तो होती है, अनुभव होता है कि भाई आप क्या कह रहे हो, क्या मतलब है। जैसे जो पुराने अखबार हैं, ट्रिब्यून, भास्कर, कोई भी अखबार है, तो व्यवस्था है कि आपका आर्टिकल जाएगा, वहाँ का एडिटर उसको चेक करेगा, एडिट करेगा, एडिट करके छापेगा। तो एक व्यवस्था है कि वो आपका कुछ सुधरा हुआ वर्जन वहां पहुंचेगा। यहाँ तो कोई एडिटिंग है ही नहीं। यहाँ आप जाते हैं, मनमानी करते हैं, और आप अपना छाप देते हैं। फेसबुक ट्विटर का फिर एक चरित्र है। चरित्र क्या है कि यहाँ पे बड़ा पोलराइजेशन है, विभाजन है। यहाँ आपको 5 लाख लाइक मिल गए या 10 लाख लाइक मिल गए, इसका मतलब ये नहीं कि रचना आपकी बहुत क्वालिटी है। सवाल ये है कि आप अगर जैसे आप मुझे 20 तरह की गाली बकने वाली पोस्ट लिख दें, मैं आपको 25 तरह की गाली बकने वाली पोस्ट लिख दूं, बहुत लाइक मिल जाएंगे इसको, है ना। पोलराइजेशन बहुत साफ है। आप हम तो बहुत छोटे लोग हैं। राहुल गांधी वर्सेस मोदी, ट्रम्प वर्सेस कमला हैरिस, गाली गलौज का माहौल आप कर दें तो
तो इंसान की फितरत है कि झगड़े में और मार पिटाई में बड़ा मजा आता है ना। सड़क मजा पे आता आप है, जा रहे हैं और दो वर्गों में लड़ाई हो रही, तो आप रुक के देखेंगे भाई क्या हो रहा है। तो वही सारे हाल, समझदार बन जाते हैं। हाँ, ट्विटर और फेसबुक का हाल वही है, एक्सट्रीम हम्म। पोजीशन लेके मारधाड़ झगड़ा। तो फेसबुक ट्विटर की लाइक्स को अगर आप अपने साहित्य की गुणवत्ता का स्तर मान लेंगे तो आप खतरे में आ जाएंगे, क्योंकि वो क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया इसलिए नहीं है कि फेसबुक पे हो सकता है कि किसी पॉर्न स्टार के नंबर ऑफ फॉलोअर्स, नंबर ऑफ लाइक किसी साहित्यकार के नंबर ऑफ लाइक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पॉर्न स्टार का काम उस साहित्यकार के काम से एक अलग तरह का काम हो गया। तो मेरा कहने का आशय ये है, ट्विटर और फेसबुक दोनों ने एक तरह से लोकतांत्रिकरण कर दिया है कि जिसकी जब मर्जी आए छाप ले, लेकिन उसने किया ये है कि फिल्टरिंग जो होती थी, जो क्वालिटी जी। कंट्रोल होता था, वो खत्म हो गया। तो बहुत सा कूड़ा बिना फिल्टर हुए छप के आ जाता है। बल्कि अब तो एक समस्या और हो गई है, अभी फेसबुक ट्विटर पे मैं देखता हूँ वो चक्कर चल गया है कि वो अ, किताब छापने का एक आयोजन होता है कि तमाम 5-7 साहित्यकार मिल किताब छाप लेते हैं, और एक एक साहित्यकार के पास 10-10, 20-20 और 25-25, 50-50 गजल संग्रह और कविता संग्रह और इस तरह का है। तो इसमें दिक्कत साहित्यकार की, राइटर की क्या हो जाती है कि एक तो होता है कि आपका काम है, और एक होता है आपका फर्जी काम। 50 किताबों का ढेर आपने लगा लिया, वो किताबों का ढेर आपके सामने लगाया, 5 लाख लाइक मिल गए, तो आपको कह सकते हो कि आप तो पहुंच गए। जैसे मेरे जैसे कतई नादान लोग ये कह सकते हैं कि परसाई जी की तो फेसबुक पोस्ट पे 100 लाइक आते नहीं थे, मेरे पास 100 लाइक आ रहे हैं, तो बिल्कुल। परसाई जी के आगे बहुत में हूँ। तो आलोक प्राणिक हम्म। बहुत उच्च स्तर के मैं तो बेवकूफ हैं बहुत बड़ा भाई। हो गया। आलोक प्राणिक उच्च स्तर के बेवकूफ हैं कि भाई परसाई जी और आलोक प्राणिक या परसाई जी या कोई एक्स वाई जेड, दोनों में कालक्रम में बहुत फर्क है। परसाई जी ने जो लिखा वो आलोक पुराणिक क्या कोई और अभी इस वक्त वैसा लिख पा रहा है क्या? परसाई जी का 50 साल का लेखन उनकी मृत्यु के भी कई साल बाद तक हमारे सामने आ रहा है। हमने ऐसे तो इनकार देखे हैं कि 50 किताबों के मालिक हैं, मौत के 5 साल बाद कोई नहीं पूछ रहा उनको। तो कंटेंट, असली चीज कंटेंट है। आप फेसबुक हो, ट्विटर हो, किताब हो, छपा हो, अखबार हो, मैगजीन हो, कुछ भी हो, अगर तो कंटेंट में दम है तो सब जगह जाए। और अगर कंटेंट में दम नहीं है, आपको फर्जी लाइक, फर्जी तालियां, फर्जी सब कुछ मिल गया, तो वो आपके लिए घातक है, क्योंकि फिर आप उस फर्जी उपलब्धियों के चलते वास्तविक सृजन की ओर नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ा खतरा है जो फेसबुक करता है कि आपको लोग मिलते हैं 3 साल से फेसबुक पे, उनकी 5 किताबें हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो सुबह से शाम तक वो सब सम्मेलन जीवी हो गए हैं। सम्मेलन जीवी यानी कि आज वहां कविता सम्मेलन, आज यहाँ कविता सम्मेलन, आज वहां समारोह, आज ये। तो भाई लिखने पढ़ने वाला काम कब होता है? तो कब ये होता है, खतरा है, राइट। ये खतरा है, इसको समझना चाहिए। एक माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए कि भाई इसको हम कैसे इस्तेमाल करें। मैं हर एक से रिक्वेस्ट करूंगा कि साहित्य की फील्ड में आप आए तो जो भी आपका एक पसंदीदा राइटर हो, सीनियर राइटर हो, उसको उससे बातचीत करें, संवाद करें, उसकी राय लें कि साहब ये मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो वाकई मुझे पोस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नहीं करनी चाहिए। समय बड़ा निर्मम होता है, समय बड़ा जी जी। क्रूर होता है। इतिहास के कूड़ेदान में ऐसे ऐसे साहित्यकार पड़े हैं जिनकी अपने वक्त में सारी पत्रिकाओं में जुगाड़ें थी, सारी पत्रिकाओं में छपते थे, और आज हम उनको जानते भी नहीं। हम लोग हमेशा रहने वाले नहीं है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कुछ ऐसा कर जाए कि जो काल की सीमा से छलनी के पार जा पाए। उसके लिए हमें बहुत सी ट्विटर है। और फेसबुक दोनों को समझना जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आदरणीय प्रदीप श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं लगातार, और वो आपकी बात की ताकीद कर रही हैं, तारीफ कर रही हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। शुक्रिया। इकबाल सैनी जी कह रहे हैं कि मुझे इस प्रोग्राम में ऐड कर लें। तो इकबाल जी, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ये बातचीत का सिलसिला चल रहा है। कोई कवि सम्मेलन नहीं चल रहा है, हम इसमें आपको ऐड नहीं कर सकते। आगे कोई प्रोग्राम होगा तो हम अपना नंबर छोड़िए, हम आपको ज़रूर ऐड करेंगे। विकेंद्र अरोड़ा जी कह रहे हैं कि फेसबुक कभी-कभी डस्टबिन और पीक का अनुसार लगता है। आपकी बात पहले ही अपनी बात में कह दी है। बिल्कुल आलोक जी ने, यही वो कहना चाह रहे थे। उन्होंने इनडायरेक्ट वे से कहा, आपने डायरेक्ट वे से कहा।
राजेंद्र कुमार जी कह रहे हैं मंच का और मंच पर मौजूद सभी साहित्यकारों को अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। रमेश रमन जी बहुत बड़े गीतकार हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपको नमस्कार करते हैं। जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि अब जो ये एडमिन है मंचों के वो भी मठाधीशी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर इसके बारे में? रमेश रमन जी कह रहे हैं कि पोस्टरबाजी भी सुबह से शाम तक चलती रहती है। जी हाँ रमेश रमन जी, यही बात उन्होंने कही है। तो मठाधीशी एडमिन भी कर रहे हैं आजकल। बेशक बहुत से पेज बन गए हैं, बहुत से ग्रुप बन गए हैं। आप आलोक जी ही बताएंगे इसके बारे में क्या? देखिए देखिए, एक सिंपल सी बात है कि जिसने कोई पेज, कोई पटल, कोई मंच, कोई यूट्यूब चैनल कुछ भी स्थापित किया है, तो वो अपने आप में छोटी मोटी सत्ता का मालिक तो होता है। और सत्ता का मालिक है तो उसका अपना उपयोग दुरुपयोग अपने हिसाब से करेगा। भाई अगर आपको उससे असंतोष है तो आप अपना मंच, अपना पटल शुरू कर लीजिए। तो राइट राइट। मुझे ये लगता है कि शिकायती भाव क्रिएटिव आदमी को नहीं रखना चाहिए। भाई ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, अपना शुरू कर दो। और अगर आपसे उतना काम नहीं हो पा रहा तो मान के चलिए भाई उसके में कोई संगठन कौशल है, उसने कुछ ऐसा बनाया है, उसने कुछ 1000 2000 3000 लोगों का उसने अगर समूह जोड़ा है तो कुछ उसमें ऐसा होगा जो हमें नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इसको हाँ पॉजिटिवली लेके भाई के दूसरी बात ये कि ये दिन भर या रात भर या 24 घंटे या इतना इतना साहित्य डिस्कशन का मुझे कोई अर्थ दिखाई पड़ता नहीं है कि आप एक सुबह रचना डालिए, उसमें फिर 5 लोग कमेंट करें और 4 लोग नाराज हो जाएं, फिर मैं तुझे देख लूंगा, तेरी औकात क्या है, इस तरह की चीजें बहुत सारे मंचों पर देखता हूं मैं। जी। क्या इसका कोई साहित्यिक अर्थ है? या तो डिबेट हो तो उसका नहीं, एक तरीका हो, उसका एक स्तर हो। तो ये सब वही जो कह रहे हैं हमारे पुलकिन जी कह रहे थे ना कि वो डस्टबिन वाली बातें हैं कि आप कुछ भी कहिए। अब आप देखिए कि एक वक्त था जब धर्मियों या सारिका या किसी और पत्रिका में कोई एक कविता छपती थी, एक कहानी छपती थी, पूरे देश में उसकी गूंज होती थी, है ना? क्योंकि उसमें बहुत ही सधे हुए हाथों से वो कहानी कविता लिखी जाती थी, उसका संपादन करने वाले लोग बड़े अनुभवी लोग होते थे। अब फेसबुक पे दिन में रोज 1000 कविताएं आती हैं, 1000 आ रहा है तो कौन केयर कर रहा है? नहीं। कोई ना हाँ जिसने सही बात कंटेंट। है। जो फेसबुक पे अपनी संस्था चला रहा है या काम कर रहा है, उसे बैक स्टेज कितना काम करना पड़ता है और कितना समय देना पड़ता है आज हाँ के समय में। जिसने अपना समय दिया उसने बहुत कुछ दिया। वो आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि आज के समय में 4 लोगों का एक परिवार हम नहीं संभाल सकते एक राय के साथ, तो 4 से 5000 लोगों को एक साथ जोड़कर चलना ये भी अपने आप में हाँ, बहुत बड़ी ये बात है। और जो कर रहा है उसके प्रशासनिक कौशल को नमन करना उसकी चाहिए। ठीक बिल्कुल है, अगर बिल्कुल नमन करना चाहिए। आपको असंतोष है तो आप अपना अलग खेल कर लीजिए, क्या दिक्कत है? अपना ग्रुप बना सकते हैं, आप छोड़कर भी जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्केंद्र जी भी कह रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में वास्तविक ग्रुपबाजी उभर कर सामने आई है। बिल्केंद्र जी वही बात है, जो बातें गली मोहल्ले की में हुआ करती थी पहले, बाहर हम खाट बिछाकर वो ग्रुपबाजी करते थे, वो ग्रुपबाजी अब व्हाट्सएप पर होने लगी है क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है। जब राशन पानी घर आने लगा है तो चुगली भी घर बैठे बैठे होने लगी है, उसके लिए भी हमें गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर नहीं जाना पड़ता। तो चलिए इन बातों से आगे चलते हैं। प्रदीप श्रीवास्तव जी कह रहे हैं बहुत अच्छी बातें हमें सुनने को मिल रही हैं, शुक्रिया। रश्मि अभ्या जी हमारे साथ जुड़ी है। रश्मि अभ्या जी आपको नमस्कार कर रही है। रश्मि रश्मि अभ्या आपका नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत। हाँ, रश्मि जी से मैं माफी मांग लूं, इसी मंच पे रश्मि जी का एक किसी आयोजन में मुझे जाना था, मैं पहुंच नहीं पाया। रश्मि क्षमा करेंगी, मैं फंस गया, तो आगे से कभी ऐसा ना होगा। तो फिर जी मिलते रहेंगे हम सभी। जी तो काफी लोग, जी। जितने भी लोग जुड़े हैं, सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये मंजुला जी ने सवाल किया था, हालांकि ये बात मैं आपसे पहले कर चुकी थी, पर मंजुला जी तक इसका जवाब हम पहुंचाएं और लोगों तक भी कि एक तरफ कॉमर्स और दूसरी तरफ साहित्य, तो और फिर वो भी व्यंग, तो इसका जो ये है गठबंधन कैसे हुआ, ये आप किस तरह से इसमें आए, और आपने एक आर्थिक पत्रकार के रूप में भी कार्य किया है, और इस के रूप में आपने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक को सम्मान भी मिला है। तो एक व्यंग्यकार एक आर्थिक पत्रकार के रूप में काम करता है, उस पर वो सम्मानित भी होता है, और साथ ही साथ वो कॉमर्स का विद्यार्थी भी रहा है, उसी रूप में वो अपना कार्य भी करता है। तो ये बात हमारे दर्शकों तक आप प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं। हाँ बिल्कुल, देखिए दरअसल अगर आप बहुत क्लोजली पास से देखें तो अर्थशास्त्र अगर समझ लेंगे तो आपको व्यंग समझ में आ जाएगा। जैसे
जी। कारों की वर्ण व्यवस्था है, कारों की अर्थव्यवस्था है, मोबाइल की वर्ण व्यवस्था है, मोबाइल की अर्थव्यवस्था है। अगर आपके पास एप्पल का फोन है 2 लाख रुपए का तो आपकी कैटेगरी अलग है। अगर आपके पास एक चाइनीज फोन है 5,000 रुपए तो उसकी कैटेगरी अलग है। आपके पास फॉर्च्यूनर कार है तो आप कार वर्ण व्यवस्था के ब्राह्मण हैं। अगर आपके पास एल्टो है तो आप कार वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे आते हैं। हमारी हैसियत, हमारी औकात, हमारी आर्थिक स्थिति से तय होती है। दरअसल भारतवर्ष को अगर आप समझें तो सोनम जी 140 करोड़ के भारत में करीब 5 करोड़ का जो भारत है वो भारत का अमेरिका है, टॉप जी। पोजीशन वाले सारे देश। करीब 40 से 45 करोड़ का जो भारत है वो भारत का मलेशिया है, मिडिल क्लास, आप जैसे मेरे जैसे लोग। 80 करोड़ का भारत जो है वो अभी भी भारत का युगांडा है। ये 80 करोड़ का भारत वो युगांडा है जिसको अभी भी मुफ्त का 10 किलो राशन सरकार देती है। आपको ये इकोनॉमिक्स समझ में आती तो आपको समझ में आता है कि यार ये बहुत जो हमें चमकते दमकते मॉल दिखाई पड़ते हैं, ये ही सिर्फ इंडिया नहीं है। इंडिया वो भी है जहां अभी भी 10 किलो राशन के लिए मारा मार है। ये आपको इकोनॉमिक्स समझाते हैं, ये आपको कोई और विषय पढ़ के समझ में नहीं आएगा, है ना। आप बड़ी सी कार में आते हैं तो आपकी चाल, आपकी ढाल, आपकी स्टाइल दूसरी हो जाती है। आप बहुत बिल्कुल, हाई टू टाइप, बिल्कुल, आप बिल्कुल। गरीब कार में आते हैं तो आप बताने में शर्माते हैं कि आप कार से आए। तो हमारी जो मनस्थिति है वो हमारी अर्थ स्थिति से सीधे प्रभावित होती है। आप खुद नोट कीजिएगा, अगर आपके बहुत पास बहुत 2 लाख अच्छी का, बात है। आपके पास हुँ, 2 लाख का एप्पल आईफोन है, आप किसी से मिलने जा रही हैं तो आप बिल्कुल सामने रख देंगे कि भाई इसके बारे में बात करो। और 2 लाख के फोन पे कम से कम 20 मिनट फीचर पे बात होनी चाहिए। अगर मेरे पास कुछ चिरकुट टाइप का 7,000 का चाइनीज फोन है, मैं जेब में दबा के रखूंगा कि आपको देखना जाए। हुँ, तो हुँ। हम दरअसल क्या है, हम दरअसल जो इकोनॉमिक क्लास के होते हैं वो इकोनॉमिक क्लास वाले लोग। तो इकोनॉमी जब आपको देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार ये तो बड़ा विकट छद्म चल रहा है। आप अमेज़न पे जाते हैं एक मोबाइल देखने, मोबाइल तो बेचने वाली जो कंपनी बता रही है नीचे उन्होंने लगा रखा है कि साहब मोबाइल की फाइनेंसिंग एचडीएफसी बैंक या बजाज फाइनेंस कर रहा है, यानी पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ले लो, लोन लेके हुँ, ले हुँ, लो। हुँ। अब हमने लोन ले लिया और 7,000 8,000 की ईएमआई बन गई, उधारी पे बिल्कुल। जिंदगी चल रही, उधारी पे जिंदगी चल रही। ये इकोनॉमी आपको समझ में तब आती है शार्पली जब आप कॉमर्स पढ़ते हैं। तो आर्थिक पत्रकार के बाद मैंने कॉमर्स बहुत तबीयत से पढ़ी, अच्छी तरह से पढ़ी, आर्थिक पत्रकारिता तो पढ़नी ही पड़ी। तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं जो शायद नॉन कॉमर्स से समझ में नहीं आते। तो अब व्यंग्य के साथ अद्भुत बात क्या है कि ये बड़े से बड़े जटिल मसले को भी एक बहुत सहज भाषा में कहने का हुनर दे देता है। तो जैसे मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी समझा दी 1 मिनट के अंदर कि 140 करोड़ का में 5 करोड़ का अमेरिका और 40 करोड़ का मलेशिया, 80 करोड़ का युगांडा है। ये बात मुझे अगर किताब में कहनी पड़े तो मैं इसमें कम से कम 100 पेज लूंगा पूरा डेटा शेटा जी, बता के। जी, जी। तो हुँ, कहने का मेरा मतलब ये इकोनॉमिक्स आपको ये समझाती है कि आखिर में हमको, हमारी दुनिया को नेता नहीं चला रहे हैं, बाजार चला रहा है, मार्केट चला रहा है। आपके मन में किसी चीज को खरीदने की इच्छा जागृत होती है, वो इच्छा आपकी नहीं है, वो आपको सुबह से रात तक जो विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, जो आपको अमिताभ बच्चन बता रहे हैं, विराट कोहली बता रहे हैं, हेमा मालिनी बता रही हैं कि भैया ये ले लो, तो आप वो लेने चले जाते हैं। तो मार्केट का छद्म आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आता है अगर आप आर्थिक विषयों को पढ़ते हो। तो आर्थिक विषय मैंने प्रोफेशनली पढ़े थे, पढ़ाता भी वही हूँ। तो फिर मुझे समझ में आ गया भैया कि इस पे अब काम होना चाहिए, व्यंग्य की भाषा में लोगों को समझाना चाहिए, व्यंग्य की भाषा में। तो लकीली मुझे मौके बहुत अच्छे मिले। व्यंग्य लेखन में बहुत लंबे टाइम तक अमर उजाला में कॉलम राइटिंग की, ट्रिब्यून में किया, भास्कर में किया। तो ये मेरा सौभाग्य रहा हुँ। कि हिंदी के हर अखबार में मुझे मौके दिए। तो आर्थिक विषयों पे, तकनीक के विषयों पे, बाजार के विषयों पे, इन सब पे मैंने लिखा। तो मुझे लगा सही कि बात। एक बात, हाँ, इकोनॉमिक्स की बात व्यंग्य की भाषा में लोगों तक पहुंचे। बहुत अच्छी बात कही। हमारे साथ जुड़े हैं रूपचंद्र शास्त्री जी जो स्वागत कर रहे हैं आपका और आपकी बात से बहुत खुश हैं कि बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। बिल्केंद्र जी कह रहे हैं कि इस मठाधीशी का सीधा संबंध ग्रुपबाजी गुटबाजी से है। अपने शिष्य भक्त अपने अनुयायी होते हैं। ये साहित्य में नया भक्ति काल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक नया टॉपिक मिल गया कि ये साहित्य का नया भक्ति काल है जो चल रहा है।
बिल्कुल सही कह रही हैं रमेश रमन जी, कह रहे हैं कि बाजार गर्मा गर्म है। और इसी विषय पर आपकी एक पुस्तक भी है जिसमें आप लिखते हैं कि व्हाट्सएप के पढ़े लिखे लोग। तो जी जी। ये तो बात कुछ ऐसे। उमंग सरीन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत उम्दा गीतकार है। उमंग जी, आपका स्वागत करती हूँ। बहुत सुंदर परिचर्चा, जुड़े रहिएगा। ये परिचर्चा तो अभी शुरू हुई है, आपको बहुत आनंद आने वाला है। और सर हमें बताने वाले हैं कि व्हाट्सएप के पढ़े लिखे लोग वो कैसे हैं, और व्हाट्सएप के अनपढ़ लोग कौन है। देखिए, एक चीज सोशल मीडिया ने की है और वो हम सबको समझनी चाहिए। सोशल मीडिया का पूरा खेल समझ में आता है। सोशल मीडिया में अगर आपके पास चुटीले वाक्य हैं, आपको प्रेजेंटेबिलिटी है, तो नॉन एक्सपर्ट भी एक्सपर्ट बन जाता है। जैसे आपको सोशल मीडिया पे इकोनॉमिक्स पे, हिस्ट्री पे, सोशियोलॉजी पे, इतने तकनीकी विषयों पर ज्ञान बांटते हुए ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 2 दिन पहले किसी मोबाइल का रिव्यू कर रहे थे, वो आज आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहे हैं। लेकिन हम लोग सुन रहे हैं क्योंकि उनकी बताने की शैली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी शैली बहुत दास्तान। अच्छी, हाँ, शैली बहुत अच्छी है, दास्तान बहुत। तो उनके लाखों व्यूज हैं, लाखों व्यूअर्स हैं। बहुत सोशल बहुत अच्छी मीडिया, बात कह रहे हैं सर आप। हाँ, तो यूट्यूब में तो चलिए फिर भी वो कुछ बता रहा है आपको, कुछ एक्सप्लेन करने की शैली है। व्हाट्सएप बिल्कुल खुला मैदान है। यहाँ तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आपके मन में आए, मैं आपको भेज दूं कि सोनम जी आज रात को 2:20 पे पानीपत के ठीक ऊपर से एक उपग्रह गुजरेगा जो आपके घर के ऊपर गिर जाएगा, ऐसा मैंने पीछे पढ़ा है। अगर आपने इस मैसेज को आगे 108 बार प्रवाहित नहीं किया तो वो आपके ऊपर गिर जाएगा। ये कतई बेहुदा मैसेज है, कोई मतलब नहीं है इसका। लेकिन लेकिन सोनम जी भी सोचेंगे यार आगे भेजो, क्या दिक्कत है, बवाल काटो, आपने भेज दिया उसको। हिस्ट्री हमको पढ़ाई जा रही है साहब, उसमें हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है कि हमको अलाउद्दीन खिलजी एक बार जब चांदनी चौक में गए तो चांदनी चौक में अपने चाचा की हत्या के बाद उन्होंने अशर्फियां बांटी। अब इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते कोई पूछ सकता है कि महाराज अलाउद्दीन खिलजी और चांदनी चौक के टाइम पीरियड में कई सेंचुरीज का फर्क है। चांदनी चौक बहुत जी, बाद में आया, अलाउद्दीन खिलजी बहुत बाद में पहले आ गए। पहले लेकिन आना लेकिन आप व्हाट्सएप पे डिबेट नहीं कर सकते। व्हाट्सएप पे नहीं डिबेट कर होती नहीं सकते। है। व्हाट्सएप पे डिबेट होती नहीं है। व्हाट्सएप पे आपने एक बात कह दी तो आप देखिए व्हाट्सएप पे मैसेज क्या इतिहास आ रहा है, क्या भूगोल आ रहा है। तो व्हाट्सएप के पढ़े लिखे व्यंग संग्रह में रहा है और इसको सौभाग्य से उत्तर प्रदेश सरकार का हरिशंकर प्रसाद सम्मान 2020 का मिला। तो व्हाट्सएप के पढ़े लिखे में मैंने ये बताया भैया कि पढ़ा लिखा होना एक अलग बात है, व्हाट्सएप का पढ़ा लिखा होना दूसरी बात है। व्हाट्सएप का पढ़ा लिखा ब्रह्मांड के हर विषय पर अपनी राय पूरे अधिकार से दे सकता है। जी, देखिए, प्रचंड आत्मविश्वास या तो प्रचंड ज्ञानी में होता है या प्रचंड मूर्ख में होता है। बिल्कुल। आपको जो किसी विषय के ज्ञानी है वो बड़े संकोच के साथ बात कहते हैं, भाई मैंने इतना अध्ययन मनन किया, मुझे लगता है कि ऐसा है। लेकिन ये मुझे लगता है फाइनल बात नहीं है, इस पर रिसर्च करने की और जरूरत है। जी, और व्हाट्सएप का हिस्टोरियन आएगा बता देगा आपको कि साहब नेहरू जी के पापा ये थे और गालिब की माँ ये थी और जफर के चाचा ये थे। अच्छा, वहां कोई कंफर्म नहीं कर रहा। तो इस चक्कर में फेक हिस्ट्री तैयार हो गई है और फेक हिस्ट्री की रीच, पहुंच बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बहुत बहुत ज्यादा है। तो व्हाट्सएप का पढ़ा लिखा होना दरअसल खतरनाक काम है, लेकिन आजकल बहुत मिलते हैं। व्यंग संग्रह जी, बेसिकली जी, उसी पे है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत ही अच्छी बात आपने मेरे मन की बात कही, क्योंकि हमारे आस-पास मैंने ऐसे 1-2 लोग देखे हैं जिनका दूर-दूर से क्रिकेट से कोई लेना-देना कभी नहीं था, या उन्होंने पूरा मैच भी कभी नहीं देखा। लेकिन उसके बाद वो इसकी इतनी अच्छी उसकी हाँ करते हैं ना खोजबीन की, जैसे सब कुछ उन्हें पता था। तो वैसा ही कुछ आपने कहा। उमंग सरीन जी लगातार जुड़ी हैं, प्रदीप श्रीवास्तव जी लगातार जुड़े हैं, रूपचंद्र शास्त्री जी आपकी बात से सहमत हैं। और सर जो हैं, आप सभी को बताना चाहती हूँ, लव पर डिस्काउंट भी दिलवाते हैं। अब ये हाँ लव जी। पर डिस्काउंट कैसे दिलवाते हैं, ये सर हमें हाँ, बताएंगे। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ कविता, गीत और मुक्तक और छंद लिखने वाले हमारे साथ अरे जुड़े हुए हैं, वाह, क्या बात, जो क्या बात। उसको श्रृंगार की बातें करते हैं। तो आप उन्हें जरूर बताएं कि लव पर डिस्काउंट कैसे होता है। लव फॉर डिस्काउंट मेरे एक व्यंग्य संग्रह का नाम है, राधा कृष्ण प्रकाशन ने या राजकमल ने, दोनों एक ही हाउस है, दोनों में से किसी एक ने छापा है इसको। लव दरअसल आप देखें सोनम जी बहुत बाजार आधारित गतिविधि हो गई है
है ना। आप जब छोटी रही होंगी, हम भी जब छोटे थे, तब वैलेंटाइन डे को इतना बड़ा इवेंट नहीं हुआ करता था, है ना। अब तो जी वैलेंटाइन डे जी। की बाकायदा तैयारियां होती हैं, कई हफ्ते पहले तैयारियां होती हैं उसमें। वैलेंटाइन डे चॉकलेट, वैलेंटाइन डे भालू, और जाने क्या क्या होता है। तो मैंने इस पे, आप तो खैर तब कवि लोग हैं श्रृंगार रस के, तो आप तो प्रेम को अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन एक व्यंग्यकार और एक ऐसा व्यंग्यकार जिसने अभ्यास पढ़ा, वो प्रेम को अलग तरीके से देखता है। मैंने 2 लाइन लिखी थी कि प्रेम करना इतना हार्ड हो गया है क्योंकि हम्म। 200 रुपए का एक आई लव यू वैलेंटाइन कार्ड हो गया है। कार्ड हो गया है, क्या बात है, क्या बात है। अब भाई, जिसकी हंटी में 200 रुपए नहीं है, वो प्रेम करने काबिल नहीं है। राइट और फिर राइट। प्रेम का हाल आप देखते हैं कि साहब वो आ, एक दिन के अंदर 4 ब्रेकअप हो जाते हैं, 5 ब्रेकअप हो जाते हैं। मैंने एक पूरी एक सीरीज लिखी थी इस पे, प्रेम कथाएं। तो उसमें मेरी प्रेम कथा में, आधुनिक प्रेम कथाओं में, लव और लैला और मजनू का अफेयर चलता है। बाद में लैला को कुछ और अच्छा एनआरआई वर मिलता है, वो चली जाती है अमेरिका, और मजनू से कहती है टाटा बाय बाय, सी यू टेक केयर, मैं एनआरआई बन के हम्म। जा रही हूँ। मजनू कहता है कि थैंक यू, मैं तुमसे ऐसी उम्मीद थी, वरना मैं खुद ही ब्रेकअप करने वाला था। मुझे भी शहर के सबसे भ्रष्ट ठेकेदार से अपना दामाद चुन हाँ, लिया है, वो मंत्री होने वाला दामाद है, चाहिए। तो सी यू टेक क्या केयर, बात। बाय बाय। तो कहने का मतलब ये है कि प्यार, अब प्यार व्यार कहाँ कारोबार है। और कारोबार में हम इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न लगाते हैं, रिटर्न देते हैं। तो लव पर डिस्काउंट में उस तरह की रचनाएं हैं जिसमें प्रेम का जो हम बाजारीकरण देखते हैं। बल्कि मैंने तो देखा है ऐसे, और लड़के लड़के दोनों को देखा, एक साथ 3-3 4-4 अफेयर चल रहे होते हैं उनके। किसी से ब्रेकअप हो गया, एक बैकअप में है, तो ये अच्छा बड़ी कॉमन बात है, मतलब ये बहुत सामान्य बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये मूलतः कारोबार है। तो मैंने लिखा था कि भाई ये जी जी। पूरा मामला ऐसा ही है। और अगर आपको प्रेम करना है वैलेंटाइन डे पे, तो आपको अगर जेब में पैसे नहीं है, तो आपको डिस्काउंट मांगना पड़ेगा, भैया के पैसे वैसे नहीं है, कुछ नहीं 100 रुपए का मिलेगा। कार्ड दे दो या 50 रुपए का कार्ड दे दो। तो क्या प्रेम बात है, में क्या बात। प्रेम में बाजार का हस्तक्षेप, इस विषय की रचना है ये लव पर डिस्काउंट। बहुत बढ़िया बात कही। और इसका अगर वही बात है कि व्यंग्यकार का जो ये एक काम है, बड़ा बखूबी आप बता रहे हैं कि हास्य के साथ साथ व्यंग एकदम चोट करना। मैं ये कहना चाहूंगी कि हम हमारी भाषा में, जो हम सीधी सादी भाषा में अपनी कविता या कहानी कहते हैं, व्यंग में नहीं कहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज। इश्क का दूसरा नाम है कॉम्प्रोमाइज, एक दूसरे के लिए थोड़ा सा तुम झुको, थोड़ा सा मैं झुको। तो वही बात हो गई आपकी भाषा में कि लव में थोड़ा सा डिस्काउंट, थोड़ा सा आप करें, थोड़ा सा मैं करूं। बड़ी खूबसूरत बात रमेश रमन जी, बहुत बढ़िया कह रहे हैं। प्रति श्रीवास्तव जी शानदार चर्चा इसको बता रहे हैं। सभी लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं, यूं ही बने रहिए। और सच की एक बात बताना चाहूंगी कि आपके 12 व्यंग संग्रह आ चुके हैं हमारे बीच में। तो आपने कब से व्यंग, ये मतलब कविता पुस्तक के रूप में आनी शुरू हुई, और कितने समय में लगा आपकी ये 12 संग्रह? देखिए, मेरा पहला आर्थिक पत्रकार था, तो आर्थिक पत्रकारिता में आने के कई साल बाद व्यंग लेखन शुरू किया। मैंने पत्रकारिता के साथ जी व्यंग शुरू नहीं किया। 1996 में मैंने व्यंग लेखन शुरू किया। मेरी पहली किताब 2002 में आई, व्यंग संग्रह राजकमल से आया था 2002 में। हाँ, और उसके बाद तो फिर आते रहे। दरअसल मतलब बड़ा मुझे, जो मैं काम कर चुका होता हूँ ना, मुझे अब जैसे आपने याद दिलाया नाम, तो मुझे अब नाम याद आ रहा है। जो मैं काम, मेरी किताब छप गई ना, अब वो मेरे मेरे दिमाग से बाहर है। अब मेरे जो नया अच्छा। काम कर रहा हूँ वो उसमें है, मतलब वो कि जो वो फिल्म उससे बन आप गई, बहुत अच्छी बात जो है सर। फिल्म बन गई, रिलीज हो गई, किताब छप गई, मतलब उससे मुझे बहुत मजा वजा नहीं आता। ठीक है, हो गया, अब अगला काम क्या है। जी जी, ये तो भी अपने आप में एक लेसन लेने वाली बात है कि जो आपने करा उसको करके आपको साइड में रख के भूल चुके हैं, हाँ और उसी में डूबे हुए हैं जिसमें आप हैं, जो चल रहा है। हाँ, तो वो बहुत जो अच्छी भी बात। नया नया काम है, आगे क्या करना है, हो गया तो हो गया। तो कुल मिला के 12 व्यंग संग्रह थे। और 2002 से 2024, करीब 22, हाँ 22 साल में 12 संग्रह हैं। 2 साल और आ जाएंगे तो। हाँ, तो मतलब ये कि इस तरह का व्यंग संग्रह। मैं इन दिनों काम कर रहा हूँ, एक व्यंग उपन्यास पे काम कर रहा हूँ मैं। जी जी जी। और व्यंग उपन्यास, इतिहास पर आधारित व्यंग उपन्यास, मतलब इतिहास पे बेस्ड उपन्यास। फैक्ट इतिहास के होंगे, पर व्यंग उसमें क्रिएट होगा। तो वो काम बड़ा काम है। और
मैं बहुत ईमानदारी से अपने काम को लेके, अगर आपसे कहूँ क्या तो 12 बहुत 12 बहुत 14 15 शुभकामनाएं। 12 14 15 20 व्यंग संग्रह आ जाए, लेकिन 90% इसमें से व्यंग वाला काम मुझे नहीं लगता कि काल की छलनी से बाहर जाएगा। इसमें से एक व्यंग संग्रह है, सिर्फ एक प्रपंच तंत्र कथाएं। दरअसल वो पंचतंत्र कथाएं दरअसल क्या है कि वो दफ्तर में जब नौकरी करते हैं तो उसमें क्या क्या तरह के पेच आते हैं कि चमचागिरी कैसे करें बॉस की पत्नी को कैसे सेट करें, कम काम करके ज्यादा सैलरी कैसे लें, इस तरह की व्यंग कथाएं हैं। वो दैनिक जागरण ने छापी थी बहुत साल पहले। तो वो एक ऐसी रचना है जो कि सार्वकालिक कह सकते हैं, 10 साल पहले भी थी, आज भी जी थी, 5 साल बाद भी थी। और बाकी जो तात्कालिक विषयों पर लिखी रचनाएं हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी उम्र बहुत है। तो अपने काम को लेके मुझे कोई मुगालता नहीं है। मेरा जो 14 15 20 भी मैं लिख लूँ, लेकिन वो एक या दो ही ऐसा होगा जो काल की छलनी से बाहर जाएगा। तो मेरी कोशिश है कि एक या दो ऐसी किताब उपन्यास हों कि जो थोड़ा लंबा जाए। बाकी तो सब सुबह उठ के आलू बेचते हैं, शाम को ठेली धो के रख देते हैं, तो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा गलतफहमी नहीं है। जी जी। बहुत बढ़िया बात आपने कही। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं अमरिंदर जी। इसको आपको वापस जो छोड़ चुके हैं वो भी जरूर सुनिएगा, आपको और अच्छा लगेगा। पुलकेंद्र अरोड़ा जी कह रहे हैं आज मैं अतिथि हूँ, परतंत्र हूँ, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, आपने स्वतंत्रता में भी इतना समय हमें दिया किसी और के घर में रहते हुए, ये भी बड़ी बात है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया करते हैं। तो आपने सब 3000 सही है आपका। तो आपका सबसे चर्चित व्यंग या जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई, आपको खुद को लगा था कि ये चर्चित होगा और वो उतना चर्चित नहीं हो पाया, ऐसी कोई बात? अभी दरअसल सबसे अच्छा व्यंग लिखा जाना बाकी है। अभी लिखा नहीं व्यंग, अभी तो व्यंग की नेट प्रैक्टिस चल रही है। ये अभी तो अच्छी मैं बात मुझे है, ये बहुत हाँ, अच्छी मुझे बात है। मुझे मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कोई रेखांकित कर पाऊँ कि मैंने कुछ ऐसा काम किया कि जो मुझे अभी काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। जी जी। फिर भी लोगों ने किसको पसंद किया? देखिए, एक मेरा व्यंग है जो मैं तमाम मंचों से पढ़ता भी हूँ, और कई कई समय में मुझे बुलाया जाता है तो मैं व्यंग अपना पढ़ता हूँ। तो वो मेरा व्यंग था बेसिकली कि कस्टमर केयर जिस तरह की हमारी हो गई, आपका मोबाइल खराब हो जाए, आप एयरटेल या वोडाफोन या किसी और टेलीकॉम कंपनी के पास कस्टमर केयर के लिए आप जाएं तो ध्यान से उसमें सुनिए, खास तौर पर मंजुला जी। आप जी जी। तो वो आपको ये लेडी जो आपको रिसीव करेगी, वो ये दबाती रहती है कि एक ऑप्शन दबाइए, एक फिर दूसरा दबाइए, तीन फिर दबाइए, फिर दबाइए, चार। तो इस एक्सपीरियंस से मैंने ये विजुलाइज किया कि यार अगर ये हम कर लें कि आतंकी को इनवाइट किया जाए कि तेरी जहां मर्जी हो आके आतंक के धमाके कर ले, बस शर्त यह है कि तुझे उस कस्टमर केयर प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिस कस्टमर केयर प्रोसेस से कोई भारत का सामान्य क्या बात है। टेलीकॉम उपभोक्ता गुजरता है। तो वो हम्म। कॉल करेगा कि मुझे बम धमाके करने हैं, तो होता है कि एक दबाइए अगर आपको लाल किले में करना है, दो दबाइए जी अगर जी। आपको कुतुब मीनार में करना है, तीन दबाइए अगर आपको हम्म। चांदनी चौक में करना है। अब आतंकी कह रहा है कि मैं एक दबा के क्या लाल किले में बम धमाका कर सकता हूँ। वो बताया कि मैं जी हम्म। नमस्कार धन्यवाद आपको बताना चाहूंगी कि एक दबाइए अगर आपको लाल किले के दीवाने खास में धमाका करना है, दो दबाइए अगर आपको दीवाने आम में धमाका करना है, और तीन दबाइए अगर आपको शाहजहां के बेडरूम में धमाका करना है। अब आतंकी का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, कहेगा क्या मैं तीन दबा के लाल किले में शाहजहां के बेडरूम पे धमाका कर सकता धमाके हूँ। से। मैं नमस्कार धन्यवाद बताना चाहूंगा कि एक दबाइए अगर आपको साइकिल बम से धमाका करना है, दो दबाइए अगर आपको कार बम से धमाका करना है, तीन दबाइए अगर आपको मोटरसाइकिल बम से धमाका करना है। अब फ्रस्ट्रेशन का लेवल है, आतंकवादी खुद ही पागल हो रहा है। वो कह रहा है प्लीज टेल मी फाइनली, क्या मैं तीन दबाऊंगा तो शाहजहां के बेडरूम में मोटरसाइकिल बम से धमाका हो जाएगा। मैं नहीं बताना चाहूंगी आपको कि एक दबाइए अगर आपको बजाज की बाइक से धमाका करना है, दो दबाइए अगर आपको एनफील्ड की बाइक से धमाका करना है, तीन दबाइए अगर आपको होंडा की बाइक से धमाका करना है। तो लंबी रचना है। आखिरी में वो कहता है कि मुझे आतंकी कहता है मुझे कुछ नहीं दबाना, मुझे तेरा गला दबाना है।
सही बात है। वो ऑपरेटर कहती है कि ये विकल्प मेनू में मौजूद नहीं है, आपको दोबारा दोबारा कॉल करके। तो आतंकी फ्रस्ट्रेशन में खुद ही आत्महत्या कर लेगा। ये उसका क्रक्स था कि कस्टमर केयर का लेवल ये है। वाकई बहुत ही खूबसूरत, मजा आ गया सुन के। आनंद भी आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये समय खत्म ना हो, ऐसा ऐसा लोग कहने लगे हैं। देखिए, आपकी ये खूबसूरत सी बातें सुन के अभी तो चल रहा है ये शो। तो सर, आप व्यंग का जो है वन लाइनर, टू लाइनर, हाफ लाइनर, इस तरह से अपनी रचनाओं को कहते हैं, तो ये किस तरह से इसको कहा जाता है कि वन लाइनर क्या है, हाफ लाइनर क्या है, टू लाइनर क्या है, किस तरह से आप इसे हमारे देखिए, दर्शकों तक के? तो हम सबका जो अटेंशन स्पैन है, यानी हम जी। किसी चीज पर कितना ध्यान रख सकते हैं, वो लगातार कम होता जा रहा है। जैसे आप ही नोट कर लें, आप आज आधा घंटा लगातार बिना डिस्टर्ब हुए एक किताब नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। कोई कॉल आ जाएगा या आपके अंदर से भाव होगा, यार मैंने डाला था फेसबुक पे स्टेटस, वो चेक करूं कितने लाइक आ गए, मतलब अनइंटरप्टेड आपके पास टाइम। तो करीब 5 साल मैंने सोचा कि भाई अगर व्यंग हम एक लाइन में या 2 लाइन में या 3 लाइन में कह पाए, तो लोग उसको पढ़ना, देखना, सुनना पसंद करेंगे। तो हमने शुरू किया कि वन लाइनर में व्यंग करेंगे। हालांकि कोई नया काम नहीं है। अगर आपने अ, हिंदी की आप अगर छात्रा रही हो, तो दोहे दरअसल इसी तरह की विधा है कि 2 लाइन में सारी बात कहने वाली विधा है, 2 लाइन में बड़ी जी। बात कह दी जाती है। वो सतसैया के दोहरे, जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर, वाला जो गंभीर। कंसेप्ट है। हाँ, तो 2 लाइन में बात कर लें। तो 1 लाइन में काम मैंने किया और आज भी करता हूँ, किसी एक घटना पे, दिन की किसी एक घटना पर, वो उससे हम ऐसा पिरोएं व्यंग में कि 1 या 2 या 3 लाइन में बात पूरी हो जाए। कई बातें आधी लाइन में पूरी हो जाती हैं। तो जैसे अभी अरशद नदीम साहब जो पाकिस्तान के एथलीट हैं, उनको गोल्ड मिला। तो मैंने इस पे लिखा कि भाई अरशद साहब को गोल्ड मिला, तो उन्होंने बताया पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर को कि भाला फेंकने पे मुझे गोल्ड मिला। तो पीएम ने कहा कि भाई हम तो खाली बम फेंकने के एक्सपर्ट है, ये भाला भाला कहाँ से आ गया? भाला कहाँ से आ गया? क्या अफगानिस्तान से स्मगल किया या हिंदुस्तान से? तो हम्म। अरशद नदीम को एक्सप्लेन करना पड़ा कि साहब ये मेरी व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं। या एक बड़ा रियल फैक्ट आया कि पाकिस्तान से गधे एक्सपोर्ट होते हैं चाइना को। मतलब ये रियल फैक्ट में इकोनॉमिक सर्वे में है। तो पाकिस्तान जी या जी। तो गधे एक्सपोर्ट करता है या आतंकी। और आतंकी। गधे आतंकी एक्सपोर्ट करता है, और थैंक गॉड गधे कम नुकसान पहुंचाते हैं। तो गधों का एक्सपोर्ट बढ़े, ऐसी हमें दुआ करनी चाहिए। तो बस ये दिन भर आप खबरें देखते रहें, कुछ आपको चीजें दिखाई पड़ जाती हैं, तो कम में आप बड़ी बात कह सकते हैं। तो वो एक बेसिकली 1 लाइनर, जी। हाफ लाइनर या 2 लाइनर का एक वो कंसेप्ट। तो निरंतर अखबार में निरंतरता बनाए रखना, बहुत सी न्यूज़पेपर्स में आप लिखते हैं, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, दैनिक ट्रिब्यून, आई नेक्स्ट, हरिभूमि, इत्यादि इत्यादि। तो सब में एक ही जो नहीं, आपका सब में अलग, होता है सब या में सब अलग में अलग? अलग, सब में अलग, सब सब में में अलग होता है। अलग। हाँ, तो सब में अलग होता है। तो अगर आप 6 अखबारों में लिख रहे हैं, तो आपको हफ्ते के 6 व्यंग क्रिएट करने हैं। तो जी, सब में वही काम अलग, वही जानना चाह रहे हैं। सब में काम अलग अलग होता है, कॉमन नहीं होता, कोई कॉमन। तो आपका तो दिल उससे और दिमाग, मुझे लगता है कितने घंटे इसमें उलझा रहता होगा फिर, मतलब क्योंकि वही चीज़ जो है वो दोबारा रिपीट तो आप नहीं कर सकते नहीं दूसरे नहीं, पेपर के पॉसिबल लिए। नहीं, तो आप वो सोच प्रोफेशनल भी अलग इंसान। और वो व्यंग भी अलग और वो टारगेट भी अलग। नहीं, इसलिए मैं अपने दर्शकों, पाठकों से निवेदन ये करूंगा कि व्यंग पढ़ के मजा आता है, हंसी आती है, पर व्यंग आसान काम नहीं है। व्यंग के लिए आपको जी। होमवर्क करना पड़ता है। मैं 10 से ज्यादा अखबार रोज पढ़ता हूँ, हिंदी अंग्रेजी के। क्या और बात आर्थिक विषयों के, अंतर्राष्ट्रीय मसलों पे नियमित नजर रखता हूँ। और मैं पढ़ता बहुत हूँ। मैं देखता बहुत हूँ, सड़क पे चलते हुए ऑब्जर्व बहुत करता हूँ। महिलाएं अपना महंगा पर्स किस तरह से दिखाती हैं, मैं इसका ऑब्जर्व करता हूँ। पुरुष अपनी नई कार पे कितने घंटे का डिस्कशन चाहते हैं, मैं इसका ऑब्जर्व करता हूँ। तो है! व्यंगकार को अच्छा। तीन काम करने व्यंगकार को 3 काम करने चाहिए। नंबर 1, पढ़ना बहुत चाहिए। नंबर 2, ऑब्जर्व बहुत करना चाहिए। और नंबर 3, हुँ। सोचना बहुत चाहिए। सोचने वाला काम हम आमतौर पे कम करते हैं।
तो 3 काम आप करें तो फिर व्यंग धीमे धीमे उतरना शुरू हो जाता है। क्या तो बात है, बहुत ही व्यंग अच्छी बात। व्यंगकार 24 घंटे का व्यंगकार होता है। मतलब जी जी मुझे जी उन जी। मुझे उन लोगों से ईर्ष्या होती है जो ये मुझसे बताते हैं कि मैं व्यंग भी करता हूँ और कविता भी करता हूँ और शेर भी करता हूँ और दोहे भी करता हूँ और कहानी भी करता हूँ। भाई हमसे तो एक भी अभी ढंग से सधा नहीं है, तो बहुत सारे काम संभव नहीं है। तो आपको क्या लगता है, जो व्यंगकार है, अगर मान लो वो शेर कह रहा है, वो कविता कह रहा है या दोहा कह रहा है, उसकी विधा अलग हो सकती है, शायद उसका भाव वही हो। देखिए, 2 चीजें हैं, एक तो होता है क्राफ्ट और एक होता है कंटेंट, है ना? जी व्यंग आप दोहे में भी कर सकते हैं, व्यंग आप लेख में भी कर सकते हैं, व्यंग आप उपन्यास से भी कर सकते हैं। पर मूल सवाल ये होता है कि आप व्यंग दोहे कहे, फिर आपने कहा कि मैं श्रृंगार रस के दोहे भी कहूंगा, मुझे दोहाकार माना जाए, है ना? फिर जी जी मैं जी। विरह रस के दोहे भी कहूंगा, मुझे विरह श्रृंगार का भी दोहाकार माना जाए। तो आपने शुरू यात्रा की व्यंग से, आप फिर दोहे पे आए, फिर दोहे में आप विरह में घुस गए, फिर आप श्रृंगार में घुस गए, फिर आप भूल भुलैया। इतनी जगह घुस गए कि आप दिखते तो सब जगह हैं, हम्म। मगर फिर आपका काम कहीं किसी एक जगह रजिस्टर नहीं हो रहा, है ना? जी जी तो आप बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारे कामों में से कुछ काम रजिस्टर होता है, वही काम आपको उस क्षेत्र की पहचान दिलवाता है। ऐसे जीनियस ऐसे जीनियस कई सेंचुरीज में एक आध होते हैं, जो एक जी साथ जो एक साथ दोहाकार भी बड़े हैं, उपन्यासकार भी बड़े हैं, कहानीकार भी बड़े हैं, व्यंगकार भी बड़े हैं, कवि भी बड़े हैं। तो ऐसा बहुत रेयर देखने में आता है। 99% वो लोग हैं कि कोई एक फील्ड पकड़ लें, उसमें 20 30 40 50 साल लगा दें, तब आपका मुकाम बनता है। क्रिएटिव धंधों में मुकाम जी बनते जी। बनते बहुत लंबा टाइम लगता है। तो धैर्य के साथ आप जो भी आपका हो, तो मैं तो अपने को और औरों को ताकीद ये करता हूँ भैया कि बहुत जगह अपने को बांटो मत। हर फील्ड अपने आप में बहुत फोकस मांगती है, बहुत हार्ड वर्क मांगती है, वो बेहतर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और अच्छी बातें कर रहे हैं। आलोक पुराणिक जी ने तो पहला ब्लॉग लिखा था शायद। रूपचंद्र शास्त्री जी ये सवाल कर रहे हैं। जी, पहला ब्लॉग मेरा नहीं था। पहला ब्लॉग तो हमारे मित्र हैं अनूप शुक्ला जी, उसके जानकार हैं। और मैं ब्लॉगिंग बहुत बाद में आया। हाँ, लेकिन मैं काफी पहले आ गया था, लेकिन ब्लॉगिंग के पहले लोगों में से मैं नहीं हूँ। पर ब्लॉगिंग के साथ दुर्घटना ये हो गई कि ब्लॉगिंग खुद ही बहुत जल्दी काल कवलित हो गई। ब्लॉगिंग के ठीक बाद फेसबुक आ गया, तो उसने सब कुछ डुबो दिया। तो जी जी। और वो एक पूरी यात्रा है ऑनलाइन की। ब्लॉगिंग का की आयु बहुत लंबी नहीं चली, क्योंकि उसके बाद फेसबुक के आते ही सब लोग शिफ्ट हो गए फेसबुक पे। जी, और उमंग सरीन जी कह रही हैं कि बड़ी पैनी नजर चाहिए। अ, एक दिन में 4 तरह का अखबारों के लिए या 5 तरह के अखबारों के लिए व्यंग लिखने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि सर, आप कहीं जाते हैं, किसी समारोह में या किसी के घर, अगर आप नॉर्मल तरीके से भी जाते हैं, तो क्या वहाँ भी आपकी पैनी नजर रहती है, या वहाँ आप थोड़े से हल्का महसूस करते हैं, या वहाँ भी चारों तरफ कोई ना कोई व्यंग आप ढूँढ लेते हैं? ठीक है, व्यंगकार नजर का खेल है, नजरिया है ना, नजरिया। व्यंग क्या है? नजरिया। तो व्यंगकार नजरिया है, तो शमशान में हो, शॉपिंग मॉल में हो, खेल में हो, कहीं भी हो, तो व्यंगकार ही रहेगा वो। तो उसका दिमाग वैसे ही रिएक्ट करता है किसी भी चीज पे। शमशान घाट जी। में भी वो अपना व्यंगकार नजरिया लेके जाता है कि शमशान घाट में भी भाई साहब लोग शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं कि भाई साहब आज तो पिताजी चले गए, बहुत हुँ। पिताजी चले गए, बहुत दुख हुआ, लेकिन ज्यादा दुख ये हुआ कि मेरे शेयर में 1 लाख का घाटा हो गया। तो पिताजी पिताजी का घाटा ज्यादा है कि घाटा शेयर का ज्यादा है। अगर आप शमशान घाट में जो लोग अंदर है उनकी बात आप सुने, तो अद्भुत व्यंग की सृष्टि वहां से होती है। तो व्यंगकार तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ 24/7 काम है। आप जहां भी हैं, व्यंगकार ही हैं, व्यंगकार की दृष्टि है, बस ये चीजें निकल के आ जाती हैं। तो आप हैं व्यंगकार। तो आप भीड़ के बीच में चुप हाँ, ज़्यादा रहते हैं या बोलते ज़्यादा हैं? देखिए, व्यंगकार को लेके एक बड़ी ऐसी गलतफहमी है कि व्यंगकार कोई जोकर टाइप का आदमी होगा, आप उससे मिलेंगे तो वो एक तमाम गुब्बारे और तमाम सिर पे
कोई फनी टोपी लगा कर बैठेगा, ऐसा नहीं है। मैं बोलता सिर्फ तब हूँ जब प्रोफेशनली मुझे बोलना हो, क्लास लेनी है, आपसे बात करना, जी वरना जी। मुझे बोलना बहुत, मतलब मैं इसे यूं कहता हूँ कि कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ तो अपने बोलने के पैसे लेता हूँ, बिना बिना पैसे जी के क्यों बोलूं, बिना पैसे के क्यों बोलूं। ओके। तो मैं आमतौर पे शांत रहता हूँ और ऑब्जर्व करता हूँ या पढ़ता हूँ, देखता हूँ। मैं काम से भी काम भर का बोलता हूँ। मुझे बहुत बोलने में, जब तक कोई प्रोफेशनल रीजन ना हो या पर्सनल रीजन ना हो, अ, व्यंग्यकार आपको आमतौर पर बातों में नहीं मिलेंगे, जब तक कि बात करने के आपको कोई काम ना हो। आपसे बात कर रहा हूँ या क्लास ले रहा हूँ तो बात करने, अदरवाइज काम कीजिए, बहुत सारे काम। बहुत अच्छी बात कही और मुझे ऐसा ही लग रहा था क्योंकि कुछ भी पैनी नजर रखने के लिए तो फिर वही बात है कि जुबान को बंद रखनी और आंखों को चलाना और चारों तरफ ध्यान रखना वही जरूरी है। अगर आप खुद ही बोलते रहेंगे तो फिर आप कुछ भी आसपास के माहौल से नहीं सीख पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं सर। वही बात वैसे आती है कि बहुत सी बातें आपके साथ करने के लिए हैं। समय 1 घंटा कब कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो बात करते हैं आपके सम्मानों की जाने से पहले। आपको बहुत से सम्मान सर मिले हुए हैं। किसी एक सम्मान की आप बात में कोई कोई हमें संस्मरण बताएं। 2011 व्यंग के लिए आपको अट्टहास युवा सम्मान मिला था और आज युवा दिवस भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कलाकार चिर युवा होता है। किसी भी चीज में अगर वो रमा हुआ है तो वो कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता। तो आप हमें उसी सम्मान के बारे में कुछ बताएं। देखिए, एक तो मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं कि रचनाकार आप भी हैं, रचनाकार मैं भी हूं। हम लोग जब रचना करते हैं तो कोई सम्मान, कोई पुरस्कार मतलब जहन में नहीं होता। हम तो काम कर रहे हैं और वो काम अ, साहित्य के कुछ मानकों पे खरा उतरता है तो वो सम्मान मिलता है। व्यंग का हिंदी में एक बड़ा सम्मान है, व्यंगश्री सम्मान। वो जी मुझे 2017 में मिला था। तो मतलब जी। व्यंगश्री पाने वाला सबसे कम उम्र का व्यंगकार उस वक्त मैं था। और व्यंग के तो मेरे ख्याल में लगभग सारे जो सम्मान है, हरिशंकर परसाई उत्तर प्रदेश सरकार का है, जी, खेल के रविशंकर प्रसाई जैसा सम्मान आप ले दिल्ली चुके का हैं 2020 में। इससे दिल्ली बड़ी का बहुत बहुत काका हाथरकी शुभकामनाएं सम्मान। नहीं आप। तो सम्मान मतलब प्रोसेसेस, आप चलते रहिए, काम करते रहिए, सम्मान आते रहते हैं। और सम्मान मिलना निश्चय ही इस बात का सबूत होता है कि आप कुछ कर रहे हैं। लेकिन सम्मानों से ये ना नापें कि आप मतलब बहुत अच्छा काम कर लिया या इस सम्मान के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं। सम्मान का अपना है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेलकम। जी लेकिन सम्मान पे आप रुक ना जाएं और ये संस्मरण मोड में ना आ जाएं। सबसे बड़ा काम क्रिएटिव आदमी के लिए खराब क्या होता है कि जब वो बंदा संस्मरण मोड में आ जाए, कि जब मैं आपको ये बताने लगूं कि सोनम जी मैंने वो तीर चला दिए, मुझे वो सम्मान मिल गया, मेरा वो आर्टिकल छप गया। एक रचनाकार इस संस्मरण मोड में जाता है, समझिए वो मरण मोड में चला जाता है। यानी भाई तुम्हें ये फील हो रहा है जी सब कुछ कर चुके हो, तो आगे करने के लिए बाकी क्या जी है। मैं आपसे ये बात करूंगा या सोनम जी वो सब तो हो गया, अब ये नया काम ये कर रहा हूँ या नया काम ये करना चाहता हूँ, हम लोग नई बात डिस्कस करें, नया प्लान डिस्कस, तो समझिए कि हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और जैसे ही मैं आपको बताऊं 80 के, 86 के, 85 के कि ये किससे वो किससे, समझिए कि रचनाकार के पास अब कुछ नया करने के लिए बचा नहीं है। वो खाली पुराने किस्से, भैंस जुगाली करती है ना, आप तो हरियाणा की हैं, आप समझेंगे, भैंस जुगाली करती है, पुराना ही वो अपना मुंह में वो जी खाती रहती है। जी जी। तो खाती रहती है हाँ। जुगाली, हाँ, जुगाली धर्मिता से हम रचनाकारों को दूर रहना चाहिए। नया क्या सोचें, बात है। नया करें, नए प्रयोग करें, प्रयोग करें, नए प्रयोग करें, वन लाइनर, थ्री लाइनर। प्रयोग फ्लॉप हो जाए, पसंद ना आए दूसरी बात है, प्रयोग तो करें, प्रयोग करें। हम्म। बहुत अच्छी बात आपने कही सर। प्रयोग करें, करते रहें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा सुने जैसा कि आप कह रहे हैं। और कभी भी अपने आप से अपने आप को रुकावाई, अपने आप को व्यक्तित्व, जैसा कि मेरे से बातचीत होते हुए मैंने आपको कहा तब भी आपने यही बोला कि अभी मैं चल रहा हूँ, अभी मैं रास्ते पर हूँ। बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है आपने कही। तो आप अपना किसको आदर्श मानते हैं व्यंग की दुनिया में, उनके लिए कुछ बताएं। और हमारे दर्शकों को कुछ, जो व्यंग की दुनिया में आज के बच्चे काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ। देखिए, व्यंग की दुनिया में मतलब कोई एक ऐसा मेरा आदर्श नहीं है, लेकिन इस वक्त व्यंग के सबसे अ, बड़े जो हिंदी में जीवित नाम है वो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी।
और कमाल का व्यंग है उनका। हरिशंकर परसाई तो हम सबके बुजुर्ग हैं, व्यंग के बुजुर्ग हैं। शरद जोशी जी, श्रीलाल शुक्ल, एक पाकिस्तान के बहुत बड़े व्यंगकार अब तो नहीं रहे, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब, कमाल के व्यंग थे। इंग्लिश में एक बॉम्बे में हुए बहराम कॉन्ट्रैक्टर। जी बहराम कॉन्ट्रैक्टर साहब अब एक अखबार में थे, अब तो अखबार भी बंद हो गया, कॉन्ट्रैक्टर साहब भी इस दुनिया में नहीं रहे। तो आफ्टरनून एंड डिस्पैच कुरियर अखबार निकलता था करीब 30 साल पहले, तो उस अखबार के आखिरी पेज पे कॉन्ट्रैक्टर साहब का कॉलम होता था, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोग अखबार का वो कॉलम खरीदने के लिए अखबार को पीछे से पढ़ना शुरू करते थे। बहराम कॉन्ट्रैक्टर की कुछ किताबें शायद अभी मार्केट में हो, तो वो मेरे प्रिय, ये सब लोग मेरे प्रिय रचनाकार हैं, उनको बार बार पढ़ता हूँ मैं। और जो लोग व्यंग में आना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन ये है कि व्यंग में आए तो बड़ी गंभीरता के साथ आए, बहुत तैयारी के साथ आए। 3 चीजें से मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि बहुत पढ़िए, है ना। बहुत अखबार बढ़िया। पढ़िए, बहुत पढ़िए, अखबार पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, तुलसीदास को पढ़िए, लोहिया को पढ़िए, ओशो को पढ़िए। अंबेडकर साहब का सारा काम 18 वॉल्यूम्स में, अंबेडकर साहब को पूरा पढ़िए। हमारा संविधान बना था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की डिबेट्स हैं, वो भी हिंदी अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है, कई सारे वॉल्यूम्स में, उनको पढ़िए। तो आपको ये देश समझ, महाभारत पढ़िए, आपको देश समझ में जी आता है, देश की मिट्टी समझ में आती है। बिल्कुल। अंबेडकर साहब कैसे देख रहे हैं, लोहिया साहब कैसे देख रहे हैं, संविधान कैसे बना है, रामचरितमानस जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों का बड़ा परम प्रिय ग्रंथ है, वहाँ उसमें क्या तुलसीदास जी के पास क्या कम्युनिकेशन की कैपेसिटी है कि वो आज तक हमारी अनपढ़ माओ, अनपढ़ दादियों तक को उसके चौपाइयाँ याद हैं। तो क्या तुलसीदास साहब क्या काम कर गए। ओशो ने बहुत कमाल की बात है, मैं कह रहा हूँ कार्ल मार्क्स को पढ़िए, कार्ल मार्क्स को पढ़ के आपको समझ में आएगा कि मार्केट और बाजार किस तरह से आपको चला रहा है। तो मैंने आपको जो बताया, पढ़ने में आपको कई साल लग जाएंगे, क्योंकि मुझे भी कई साल लग गए, मैं पढ़ ही रहा हूँ इनको। तो जी मेरा कहने जी का मतलब ये है कि व्यंग को जब पढ़ेंगे, इन सब चीजों को पढ़ेंगे, तो हम मैच्योर्ड होते हैं, हम समझदार होते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं। व्यंग का असर बहुत दूर तक जाता है, व्यंग बहुत जी असरदार असरदार बहुत रचनाकार। अच्छी। तो आपको अपने काम के महत्व का एहसास होना चाहिए। आपकी कलम से कोई ऐसी बात न निकले जिससे समाज में द्वेष फैले, आपकी कलम से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे महिलाओं का अनादर हो, आपकी कलम से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे आप समाज के वंचित या कमजोर वर्ग पे चोट करते हुए दिखें। वो सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, और वो सावधानी कितनी और कैसी बरतनी है, इस बात की तमीज आपको पैदा तब होगी जब आप इन सबको पढ़ लें। तो व्यंगकार को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और सोचना चाहिए। लगातार इन चीजों का अभ्यास करेंगे तो व्यंग शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात, अपने देश से प्यार करें और देश में फिर आने वाली सभी समस्याओं को पैनी नजर से देखें और फिर उन पर अपनी कलम चलाएं, और इस तरह से चलाएं जैसे आलोक जी कह रहे हैं कि वो हास्य के साथ साथ सीधा किसी के दिल तक अपनी दस्तक दे, ताकि जहां कहीं वो चोट पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचे और उस समस्या का समाधान हो जाए। हमारे साथ अमरेंद्र वर्मा जी लगातार जुड़े हैं, अच्छा लग रहा है। हमारे साथ एक नया नया नई जुड़ी हैं अल्पना सिंह जी, बहुत सुंदर कर रही है। चलिए लास्ट में ही सुनिए, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग सुनिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग बने रहे उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल शुक्रिया आपका कि आपने अपना हमें कीमती समय दिया। अंत नहीं है, फिर हम जरूर मिलेंगे किसी और दिन, किसी और मंच से या किसी मंच से। जी, आपका और सारे सारे श्रोताओं का, दर्शकों का धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद। जय हिंद।